औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पैसिव वॉइस से जैसे शुरू किया था, तो आज उस पैसिव वॉइस के दूसरे जुमले हम करेंगे। कल हमने जो बुनियादी उसूल थे, उनको कंसीडर किया था। तो जैसे मैंने कहा था कि अब आहिस्ता-आहिस्ता हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हमारे पास सेकंड टेंस है प्रेज़ेंट इंडेफिनिट सॉरी कंटीन्यूअस। As I have told you yesterday, the previous rules of the principle and basic rule of making passive voice. So first of all, I would like to clarify those for those students who are English medium, and there are 3 or 4 rules are here. Without these 3 or 4 rules, no one can convert any sentence from active to passive. So first of all, we must learn the fact that always the sentence is started with object, as we started our sentence in active voice from the subject. Now the sentence will be started with object. Afterward, helping verb is also very essential to make the passive voice according to tense. And third one is always we will have to use the third form of the verb, no matter tense is from future or continuous. And finally, subject is not essential. Subject is not necessary. If subject will be given in the sentence, the subject will be used after by. After by, the subject will be used in its objective case. Objective case means me will be replaced by I. You will be converted into you. He will be converted into him. She will be converted into her. They will be converted into them. So now 4 principles are here. First of all, the sentence will have to be started from the object. Then according to tense, helping verb will be necessary. The third form of the verb will be used no matter the tense pertains to future or continuous. Subject is not necessary, and if subject will be given, the subject will not be used in this subjective case, but the subject will be used in this objective case by after using the by. These are the basic principle of our passive voice. तो आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम आपको बता चुके थे कि इसकी पहचान क्या होती है, लिहाजा हम इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग को इस्तेमाल होगा विल बी इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग। ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक इन द एक्टिव एस। इन एक्टिव सेंस व्हेन वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अब जो हम इस्तेमाल करेंगे विल बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आफ्टरवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय एंड देन सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट होगा विल बी इन ऑब्जेक्टिव कंडीशन। ये हमारे पास रूल है पहले से कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ये मुताल्लिका हेल्पिंग वर्ब आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट होगा तो अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में बाय के बाद इस्तेमाल होगा। सपोज हम ये कहते हैं कि साहब चोरों को पकड़ा जा रहा है, चोरों को पकड़ा जा रहा है। आप इस सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड बट द सेंटेंस इज कंप्लीटेड। सेंटेंस इज टोटली हेल्दी एंड गिविंग इट्स फुल सेंस। तो चोरों को पकड़ा जा रहा है, द थीव्स, बहुत सारे चोर हैं,
आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, आर बीइंग कॉट। अब अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो बाय के बाद पुलिस, मेरे जरिए तो बाय मी, तुम्हारे जरिए बाय यू, उसके जरिए बाय हिम, किसी लड़की के जरिए बाय हर, और आदमी के जरिए बाय देम। तो सब्जेक्ट के बाद अगर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो बाय के बाद अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में आएगा। अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब होता है, और इफ यू वांट टू कन्वर्ट दोस सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव वी विल हैव टू पुट नॉट बिटवीन दीज टू हेल्पिंग वर्ब्स। आर और बीइंग के दरमियान में, एम और बीइंग के दरमियान में, ये हमारा पुराना असूल है, हम नॉट लगाएंगे। And to transfer this sentence into interrogative, we will have to put the first portion of helping verb before the subject. यानी जैसे हम सब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस में करते थे कि इनके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा, नॉट लगा दिया, और सवालिया के लिए हेल्पिंग वर्ब के पहले हिस्से को हम बाहर लाते थे, तो यहां भी हो जाएगा आर द थीव, ये हम बना रहे हैं नेगेटिव, आर द थीव्स, बीइंग वैसे का वैसे ही आएगा, और जुमला वैसे का वैसे आएगा। आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेगेटिव बनाना मकसूद होगा तो जैसे मैंने ये नॉट लगा दिया, द थीव्स आर नॉट बीइंग कॉट बाय पुलिस, और सवालिया होगा तो हम आर को बाहर ले आएंगे। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस था। हम अगला लेके चलते हैं। ये हमारे, आई एम श्योर कि आपने ये समझ लिया होगा, सही साहब। अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। Present perfect. In the classes of active voice, I have already told about the present perfect. Such a sentence which is completed in the present tense is called present perfect. I mean, if during this 1 hour, 2 hour, if suppose I have done something, the work which was completed in that 1 year will be called present perfect. Means ज़माने हाल में जो काम मुकम्मल है उसे present perfect कहते हैं। तो हम इसकी बता चुके हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, हैव बीन और हैज बीन। इसके बाद यकीनन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर में अगर सब्जेक्ट होगा तो बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा, वरना वर्ब की थर्ड फॉर्म पर जुमला हमारा खत्म हो जाएगा। सपोज द फ्लावर्स, मैं उर्दू में लिखूं पहले कि फूल माली के हाथों तोड़े जा रहे हैं। फूल माली के जरिए तोड़े गए या तोड़े जा चुके, तोड़े गए या तोड़े जा चुके। द फ्लावर्स हैव बीन प्लग, अगर ये जब वाहिद होता तो हम हैज बीन लगाते, क्योंकि जमा में है, ये सिंगुलर है, होता तो हम हैज लगाते। ये प्लूरल है तो हम यहाँ हैव लगाएंगे। फ्लावर्स प्लूरल है, हैव बीन और प्लग्ड। अब अगर सब्जेक्ट है तो बाय के बाद कौन, माली, गार्डनर। अगर सब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पर हमारा जुमला खत्म हो जाता, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट मौजूद है तो बाय के बाद, अगर प्रोनाउन होगा तो वैसे का वैसे ही आएगा, कोई नाम होगा तो वो आ जाएगा। यहां पर एक गार्डनर है तो हमने गार्डनर लिख दिया। हमारा ये पुराना असूल है, ये नेगेटिव के लिए वी हैव टू पुट नॉट बिटवीन द टू हेल्पिंग वर्ब्स। ये दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और बीन बनकर एक हेल्पिंग वर्ब बना, हैव और बीन बनकर एक बना, इनकी तरफ में नॉट लगाएंगे। वही पुराना असूल के सवालिया के लिए पहले वाले पोर्शन को हम बाहर लाएंगे, जुमला हमारा सवालिया हो जाएगा। द फ्लावर्स हैव नॉट बीन प्लग, सवालिया के लिए हैव को बाहर ले आएंगे आप, हैव द फ्लावर्स, बीन अपनी जगह वैसे का वैसे ही आएगा, और फिर प्लग्ड। अगर सब्जेक्ट होगा तो ठीक, वरना क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट था। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या कोई भी टेंस हो, बुनियादी वही चार उसूल है जो मैंने पहले आप बताए थे कि सेंटेंस विल बी स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट, देन रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब विल बी पुट, एंड आफ्टरवर्ड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसके बाद हमने कहा था कि अगर सब्जेक्ट होगा तो विल बी यूज इन इट्स ऑब्जेक्टिव स्टेटस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसको हम मिटा देते हैं भाई, ये टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो प्रेजेंट का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा पास्ट के ऊपर, मुझे यकीन है कल आपको एक्सरसाइज मिली होगी, वो आपने कर ली होगी।
पास्ट इंडेफिनेट, पोस्ट प्रेजेंट का सिलसिला खत्म हो गया, ये पास्ट इंडेफिनेट। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वर, ये दो हेल्पिंग इस्तेमाल होंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर सब्जेक्ट मौजूद होगा तो बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा। मसलन मैं आपसे कहूं कि कपड़े खरीदे गए थे, कपड़े खरीद लिए गए या खरीदे गए थे, बात एक ही, खरीद लिए गए या खरीद लिए गए थे, एक ही बात है। द क्लॉथ्स, अगर बहुत सारे हैं तो वर परचेज्ड या बॉट, कुछ भी कह दें। और अगर सब्जेक्ट होगा तो बाय यू, बाय मी, बाय हिम, और इसी तरह सिलसिला आगे। ये आपको पहले ही पता है कि इंग्लिश के तमाम सेंटेंसेस में सवालिया जुमले नेगेटिव दो तरह से बनते हैं, सवालिया जुमले के WH वर्ड के साथ और हेल्पिंग वर्ब के साथ। और अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो हम उसके बाद नॉट लगा देते हैं भाई, सही है साहब। द क्लॉथ्स वर नॉट परचेज बाय, नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास ये। और अगर सवालिया बनाना मकसूद होगा तो वर को हम बाहर लेकर आ जाएंगे, वर द क्लॉथ्स परचेस्ड और बाई सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट था। इसकी तफसील में इसलिए नहीं जा रहा कि मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका था कि पास्ट इंडेफिनेट क्या होता है और तमाम टेंसेस की पहचान क्या होती है, लिहाजा बताना बार बार बेकार था। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का बुनियादी असूल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद दो उसी टेंस की मुनादा से हेल्पिंग वर्ब यानी वाज ओवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर बाय के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर होगा नहीं तो फिर जुमला वर्ब की थर्ड फॉर्म पर खत्म हो जाता है। और नेगेटिव का वही तरीका है कि वर्ब के बाद नॉट लगा दें, हेल्पिंग को बाहर लाएंगे, जुमला सवालिया हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग लगाया था, यहां पास्ट की मुनासबत से वाज बीइंग लगाएंगे और दूसरा वर बीइंग। मैंने कहा था कि चाहे जुमला फ्यूचर और कंटिन्यूअस का हो, यकीनन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट होगा तो बाय के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पे जुमला खत्म हो जाता है। पौधों को पानी दिया जा रहा था, पौधों को पानी दिया जा रहा था। द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड। वाटर नाउन भी है और वाटर वर्ब भी है। द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड, पौधों को पानी दिया जा रहा था। अब आपके जरिए तो बाय यू, मेरे जरिए तो बाय मी, उसके जरिए तो बाय हिम, और इसी तरह से आगे तक। जैसा पहले कहा था कि अंग्रेजी के तमाम जुमले जिनमें दो हेल्पिंग वर्ब होता है, वी विल हैव टू पुट नॉट बिटवीन द टू, ये नॉट इस्तेमाल किया एंड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब विल कम आउट। तो इस तरह से ये हमारे पास सवालिया जुमला बन जाता है, द प्लांट्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड, बाकी सिलसिला वैसे ही। इस वर को हम बाहर लेकर आएंगे, जुमला हमारा सवालिया हो जाएगा, वर द प्लांट्स बीइंग अपनी जगह आएगा, और वाटर्ड बाय यू, बाय मी जो भी सब्जेक्ट होगा, और सवालिया निशान। ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला था। तो पास्ट कंटिन्यूअस के हमारे पास ये पैसिव आ गई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वाज बीइंग, वर्ब बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय के बाद सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट होगा, वरना वर्ब की थर्ड फॉर्म में जुमला खत्म हो जाता है। इसके साथ अभी आपको मैं एक्सरसाइज भी दे दूंगा पैसिव वॉइस की, ठीक है, आप सब उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वो तमाम पैसिव वॉइस होंगे जो हमने अब तक किए हैं। पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, पास्ट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हैड बीन, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट होगा तो बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा, सही, और नहीं होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में जुमला खत्म हो जाता है। तो मैं पहले ही तुम्हें खत लिख चुका था, यानी खत मेरे जरिए पहले ही लिखा जा चुका था। द लेटर, अगर पहले ही का लफ्ज होगा तो ऑलरेडी आएगा, और नहीं है तो ऑलरेडी के बगैर जुमला बनेगा, द लेटर हैड ऑलरेडी बीन, या हैड बीन ऑलरेडी भी हो सकता है, लेकिन खूबसूरत लगता है कि हैड और बीन के दरम्यान में ऑलरेडी रखें। द लेटर हैड ऑलरेडी बीन रिटन बाय मी, अगर मेरे जरिए है, तुम्हारे जरिए बाय यू, और जो हमारा पढ़ा तरीका। इनकारिया के लिए हैड के बाद आप नॉट लगा दोगे, और सवालिया के लिए हैड को आप बाहर लेकर आ दोगे, जुमला आपका सवालिया हो जाएगा। तो द लेटर हैड नॉट बीन और ऑलरेडी रिटन बाय मी, और अगर सवालिया होगा तो हैड को बाहर आएगा, हैड द लेटर बीन रिटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट हमारे पास हो गया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता नहीं है। अब से फ्यूचर के दो हमारे पास टेंस बचे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। मैं ये बता के वो भी करा रहा हूं। इस तरह आज हमारे पास पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। पैसिव वॉइस की फिर डिफरेंट वेरिएशन जो कैन के साथ, कुड के साथ, शुड के साथ, वुड के साथ होती हैं, वो हम बाद में करेंगे जब आपको वुड का, कैन का, कुड का इस्तेमाल बताएंगे। और आज हम इसके साथ साथ इन्फिनिटिव और कंपल्सिव का भी पैसिव वॉइस बताएंगे। और अब आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद विल बी, शैल बी। मैं पहले क्लियर कर चुका था कि शैल नो डाउट यूज में कम है, अब इस्तेमाल कम होता है, लेकिन ये कहना कि शैल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि शैल आज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ऑथेंटिसिटी के साथ, अथॉरिटी के साथ इस्तेमाल होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे मैं आपसे कहूं कि किताबें खरीदी जाएंगी, किताबें खरीदी जाएंगी, हमें यहां सब्जेक्ट का नहीं पता, क्योंकि सब्जेक्ट का नहीं पता लिहाजा ये जुमला हमारे पास फ्यूचर का हुआ। द बुक्स विल बी परचेस्ड, द बुक्स विल बी परचेस्ड बाय यू, बाय मी, बाय हिम, बाय देम वगैरह वगैरह। अगर सब्जेक्ट होगा तो बाय के बाद सब्जेक्ट अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में आएगा, और अगर नहीं होगा तो इन दोनों के बाद हम नॉट लगा देंगे, और सवाले के लिए जो पहला पोर्शन है वी विल पुट इट आउटसाइड द सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले। द बुक्स विल नॉट बी परचेस्ड, और बाकी सिलसिले वैसे ही। सवाले के लिए विल को आप बाहर लाओगे, विल द बुक्स भी अपनी जगह रहेगा, परचेज भी अपनी जगह रहेगा, और अपनी इसी फॉर्म के साथ रहेगा। अगर सब्जेक्ट होगा तो बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा, वरना वर्ब की थर्ड जुमला खत्म हो जाएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट था। फ्यूचर इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस था। टेंसेस को तफसील इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपको पहले इस बारे में बता चुका हूं। अब हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में भी रूल बेसिक वही है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट होगा
तो बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में, वरना वर्ब की थर्ड फॉर्म में जुमला खत्म हो जाएगा। इसमें आपसे कहता हूं कि दरख्त काटे जा चुके होंगे, दरख्त काटे जा चुके होंगे, इसमें पॉसिबिलिटी भी है और मुस्तकबिल में किसी काम के होने का ऐलान भी है। दरख्त काटे जा चुके होंगे, द ट्रीज विल हैव बीन, हम इसको डेप्थ में बाद में देखेंगे, विल हैव बीन कट, द ट्रीज विल हैव बीन कट, ये थर्ड फॉर्म है, कट 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 पुट 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 आपने सुना होगा। द ट्रीज विल हैव बीन कट, दरख्त काटे जा चुके होंगे, बाय यू, बाय हिम, बाय देम, बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। इसके तरीके का जैसे मैंने पहले कहा था कि चाहे हेल्पिंग वर्ब नॉट के लिए पहले वाले पोर्शन के बाद नॉट लगा दे या इसके बाद नॉट लगा दे, दोनों सूरतें सही है। यू कैन पुट नॉट बिफोर शैलो, आफ्टर शैलो विल और आफ्टर हैव, बोथ कंडीशंस आर राइट। बट सवालिया जब बनाएंगे तो यू विल हैव टू पुट द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड द सेंटेंस। तो द ट्री विल, चाहे यहां नॉट लगा दे, विल नॉट हैव बीन वैसे का वैसे आ जाएगा, और अगर सवालिया होगा तो विल को बाहर लाएंगे, विल द ट्रीज हैव बीन अपनी जगह पे आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कभी तब्दीली नहीं आती और बाकी सिलसिला वैसे क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का जुमला था और इस तरह 12 टेस्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब हमारे पास एक सिलसिला और बचता है जो हमने करा दिया था, वो था इन्फिनिटिव और कंपल्सिव मोड। याद होगा आपको, मैंने कराया था इन्फिनिटिव और कंपल्सिव मोड। इन्फिनिटिव कंपल्सिव मोड में अगर आपको याद हो कि मुझे लाहौर जाना है या मैं लाहौर जाने वाला हूं, और एक था मुझे लाहौर जाना पड़ता है, ये दो अलग अलग जुमले थे, जिसमें एक में हुक्म का अंदाज था जिसको हमने कंपल्सिव का नाम दिया था, कंपल्सिव मूड, और एक हमने कहा था इन्फिनिटिव मूड। इस इन्फिनिटिव मूड में सब्जेक्ट की अपनी इरादे पता होते हैं। इसका इस्तेमाल और भी है कि किसी हुक्म को हम जब कम्युनिकेट करते हैं जब भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहां उस तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम यहां पर दो कैफियतों में जा रहे हैं कि जिसमें सब्जेक्ट का अपना इरादा हो। इसका फार्मूला हमारे पास प्रेजेंट में था, और सब्जेक्ट के बाद इज टू, एम टू और आर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस था। इसी तरह इसका जो पास्ट हमारे पास था, अगर आपको याद हो, तो सब्जेक्ट के बाद हमने कहा था कि वाज टू, वर टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। हमने ये भी कहा था कि इसका फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट इस खुद फ्यूचर है, जो इसका प्रेजेंट टेंस है वही फ्यूचर, क्योंकि इसमें हम मुस्तकबिल की बात करते हैं कि मुझे लाहौर जाना है या मैं लाहौर जाने वाला हूं, मुझे दोस्त से मिलना है या मैं दोस्त से मिलने वाला हूं। यानी ऐसा जुमला जिसमें आपका अपना इरादा दाखिल हो उसको हम शुमार करते थे, इसको हम इसमें शुमार। और जबकि कंपल्सिव मूड वो जुमले कहलाते हैं जिनमें सब्जेक्ट किसी भी दर्जे में पाबंद होता है काम करने के लिए। जैसे प्रेजेंट में सब्जेक्ट, इसका फार्मूला हमारे पास था हैव टू और हैज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक्टिव का जुमला था, एक्टिव का फार्मूला था। इसका पास हमारे पास था भाई सब्जेक्ट के बाद हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आखिर में ऑब्जेक्ट। सही है साहब, ये भी एक्टिव वॉइस का था। और फ्यूचर हमारे पास था विल हैव टू के साथ, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू या शैल हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास इसका एक्टिव वॉइस के जुमले थे। पैसिव वॉइस के जुमले आप कभी भी बनाओगे, उसका प्राइम रूल यही है, द सेंटेंस विल हैव टू बी स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट, देन रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब, and after this the third form will be verb, and finally the subject is given, it will be put in the last of the sentence after using by preposition. तो अब जनाब यहां भी हम देखें, अकॉर्डिंग टू रूल हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे और फिर अभी सब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब था, यानी एक्टिव वॉइस में जो हम इस्तेमाल कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब, दैट वाज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। बट पैसिव वॉइस में जो हम यूज करेंगे, द हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ भी आप देखें हम ये करेंगे साहब, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ इस तरह से कि चाय पी जानी थी, चाय पी जानी थी, यानी पीना था उसको चाय। उर्दू का अपना एक अंदाज बयां होता है, इंग्लिश का अपना एक वे ऑफ टीचिंग होता है, वे ऑफ स्टार्टिंग होता है। तो इंग्लिश में पैसिव वॉइस की बड़ी इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू उर्दू। तो चाय पी जानी थी, द टी पी जानी है, हम ये प्रेजेंट बना रहे हैं, चाय पी जानी है यानी पीने वाली। द टी इज टू बी टेकन, टू बी टेकन। रूल ये बना बाय यू, बाय मी, बाय हिम, बाय देम। रूल ये बना कि इस हेल्पिंग वर्ब जो आपको दिया जा रहा है, पहले हम यहां ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ये इसके साथ हम बी लगा देंगे, सिर्फ इस टू, एम टू और आर टू के बाद हम बी लगा देंगे। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और आखिर में सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट हमारे पास है ये बाय के बाद सब्जेक्ट में आ जाएगा अपनी ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इसके बाद भी आपने ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू करना है और वाज टू, वर टू के बाद बी लगा देना है, फिर अकॉर्डिंग टू रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ये सब्जेक्ट बाय के बाद अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में आ जाएगा। मुझे चाय पीना थी, पी जानी थी, द टी वाज टू बी टेकन बाय मी। इसी तरह इसका भी इन तमाम का तरीका यह है कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप इसको इस्तेमाल करोगे। अगर ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हैज टू, अगर जमा में है तो हैव टू, इसमें तो आपने हैड टू इस्तेमाल करना, यहां विल हैव टू, शैल हैव टू। लेकिन इन सब के बाद बी लगा दोगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट यहां प्लेस हो जाएगा और ये सब्जेक्ट जो है बाय के बाद यहां पर आ जाएगा, जो हमारे पास पैसिव का रूल था। ये हमारे पास इन्फिनेटिव और कंपल्सिव के पैसिव वॉइस थे, तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद कुड, शुड, वुड का इस्तेमाल जब होगा तो उसके पैसिव वॉइस हम अलग से बनाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी। और कुछ लोगों का ये था, जब पहले भी मेरा ख्याल ये था कि मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूंगा, लेकिन हमारा मकसद चूंकि सिखाना मकसूद है भाई, तो इसलिए उर्दू में भी किया और हम पिछले टेंस पढ़ चुके हैं, रोजाना हम चंद टेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहेंगे ताकि वो स्टूडेंट, बच्चे, वो तालिब इल्म जो यकीनन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और वो माहौल से सीख भी लेते हैं, लेकिन वो ग्रामर की अवेयरनेस के बगैर सीख रहे होते हैं। तो कल से इंशाल्लाह हम मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे और आप अपना ख्याल रखिएगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।